अखबार न पढ़ने और टेलीविज़न पे समाचार न देखने के यदि अपने सुख हैं, तो कुछ दुख भी हैं। हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की खबर मुझे आज दोपहर में हो पाई और मुझे लगा कि मैं अखबार पढ़ लेता तो कल शाम से दुखी होना ज़्यादा अच्छा होता। आज दोपहर में दुखी हो रहा हूँ। मैं इस पे आंकड़ों से अलग हटकर विचार के आधार पर आज बात करना चाहता हूँ और वही बात करूँगा भी। मुझे विश्वास है कि आपको शायद मेरा ये सोच या ये नज़रिया आपको शायद पसंद आए। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। मैं गए 2 दिनों से खांसी से परेशान हूँ। बात करने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आज भी यदि मैं आपसे बात करते वक्त खांसी में उलझ जाऊँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरदा पटाखा फैक्ट्री के ब्यौरे जानने के बाद में, इस विस्फोट के ब्यौरे जानने के बाद में मन बहुत ही, जिसे कहिए, अपने आप को कचोटने लगा। हाँ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं भी ज़िम्मेदार हूँ इस सब के लिए। हम सब ज़िम्मेदार की तलाश करते हैं, लेकिन अपने से बाहर तलाश कोई नहीं करता। और जब मैं अपने अंदर झाँकता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी इसके लिए कहीं ज़िम्मेदार हूँ। अपने आप से बड़ी चिढ़-सी हो रही है, जुगुप्सा-सी वो आती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, हमने अपने आप को कैसा समाज बना लिया है। यहाँ मरने वालों की आंकड़ों की बात करना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। वो एक आंकड़ा मात्र है और आंकड़े हमेशा भ्रमित करते हैं और मुद्दों से भटका देते हैं। मुझे बात करनी है, जबकि मुझे बात करनी है विचार पर। इसमें 3 सीधे-सीधे नहीं, 4 सीधे-सीधे बड़े पक्ष हैं। एक तो उद्योगपति, एक प्रशासन, एक नेता और एक मरने वाले जनसामान्य लोग। हमारा लोकतंत्र अपना मूल स्वरूप खोकर पूंजीवादी लोकतंत्र बन गया है और अब तानाशाही लोकतंत्र में बदलता जा रहा है। इसलिए इसमें लोकतंत्र के मूल तत्वों की तलाश करना अब अपने आप से धोखा देने वाली बात होगी, खुद से झूठ बोलने वाली बात होगी। फिर भी चूंकि बात की जानी है तो बात करनी पड़ेगी। उद्योगपति, नेता और नौकरशाही, इन तीनों के गठजोड़ ने आम आदमी का जीना यदि असंभव नहीं कर दिया तो दूभर जरूर कर दिया है। बड़ी अजीब बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी ज़रूर हैं, लेकिन अंततः ऐसा लगता है कि हम जो चौथे पक्ष के लोग हैं, आम आदमी, हम इनके लिए काम में लिए जाते हैं। पहला पक्ष उद्योगपति, उसे अपना मुनाफा लेना है। दूसरा पक्ष नेता, उसे अपना चुनाव जीतना है। और तीसरा पक्ष नेता नौकरशाही, वो अमर बेल की तरह अमर है, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है और वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो जो चौथे पक्ष बचे हैं अब, उसमें वो बचे हैं मरने वाले। तो उन्हें तो आराम से मुआवजा देकर या किसी एक परिवार के आदमी को एक नौकरी देकर या स्थायी रूप से लाभार्थी देकर, 5 किलो राशन देकर या कहिए एक नौकरी देकर इस चौथे पक्ष को आराम से समझाया जा सकता है, क्योंकि जनता बहुत असंगठित है, नेतृत्वहीन हो जाती है ऐसे मामलों में। इसलिए उसकी बात सुनने वाला और उसकी बात करने वाला कोई नहीं आती। ऐसे में कानून के शासन की कल्पना करना और न्याय जल्दी मिल जाए, ये कल्पना करना ये बहुत कठिन है। वास्तविकता ये है, लिखा हुआ कुछ भी हो, किताबों में कुछ भी कहा जाए और आदर्शों में कुछ भी बघार दिया जाए, कैसे भी नारे गढ़े जाएं, लेकिन सच बात यह है कि कानून का शासन अब हमारे देश में नहीं है। और न्याय का तो क्या कहें, न्याय तो कहा जा सकता है कि कुल मिला के पूंजी की जेब में बंद पड़ा हुआ है न्याय। हमें न्याय हासिल करना अपना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में अब आगे क्या होगा? जैसा कि होता है, जांच बैठेगी, बात ठंडी हो जाएगी, हम सब लोग भूल जाएंगे और जब अगली बार ऐसी दुर्घटना होगी तो उस दुर्घटना के लिए एक संदर्भ और जुड़ जाएगा। हम लोग भूलने में वैसे भी बड़े माहिर लोग हैं, याद रखने में हम लोगों को बड़ी असुविधा होती है। और याद रख भी लें तो याद रखने के बाद उस पर गुस्सा होने में तो बहुत असुविधा होती है। और गुस्सा हो भी जाए तो गुस्से को उजागर करने में और उस पर अमल करने में, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। हम लोग कुछ भी खोने को तैयार नहीं है। लेकिन स्थिति ये है कि मूल बात कहाँ पर है? मैंने आज ही एक भोपाल की एक समाचार चैनल पे मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री विजय वाते का एक बयान सुना। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने उस पक्ष में, उस डिबेट में, एक तो एंकर था, एक कांग्रेस का प्रवक्ता था
और एक बीजेपी का प्रवक्ता था। तीसरे तटस्थ प्रेक्षक थे उसमें वाते साहब। तो वाते साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लक्षणों का उपचार करते हैं, हम कारणों का उपचार नहीं करते हैं, और इसलिए लक्षणों का उपचार तो फौरन हो जाता है, लेकिन कारण कायम बने रहते हैं। इसे यूँ कहिए कि हम चोर को तो मार देते हैं, चोर की माँ को नहीं मारते हैं। और एक जुमला इसके लिए मैं काफ़ी वापरता हूँ कि हम फुनगियों की छटाई करते हैं, हम जड़ों पे कभी प्रहार नहीं करते हैं। तो हम जब तक जड़ों पे प्रहार नहीं करेंगे तब तक हम इस संकट से कभी मुक्त नहीं पाएंगे। और जड़ों पे प्रहार हम तभी कर पाएंगे जब हम कुछ खोने की हिम्मत कर सकते हों। आज हम ऐसा समाज बन के रह गए हैं जो कुछ भी खोने को तैयार नहीं है, और इसीलिए हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। मुझे आज बरबसी रतलाम रियासत का एक प्रसंग याद आ गया। मेरे प्रिय ललित भाटी ने मुझे ये प्रसंग पूरा उपलब्ध कराया था। रतलाम रियासत की बात है। रतलाम राजा सज्जन सिंह जी का बसाया हुआ शहर है, ये रियासत है। और उनका शासनकाल 1893 से 1947 तक के 54 वर्षों में फैला हुआ है। तो सज्जन सिंह जी के एक बड़े विश्वसनीय और प्रिय मुलाजिम थे श्री श्रीनिवास जी राय। वो बहुत विश्वसनीय थे और महाराजा उन पर बड़ा भरोसा करते थे। तो श्रीनिवास जी से जले भुने लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक श्रीनिवास जी को एक गबन के केस में उलझा दिया। अब गबन का केस जब आया, मामला कोर्ट में गया, और योग संयोग कहिए कि कोर्ट में न्यायाधीश थे श्रीनिवास जी राय के बेटे श्री शिव शक्ति राय। जिस दिन फैसला आना था उस दिन पूरी कचहरी में भीड़ लगी हुई थी, और शिव शक्ति सिंह जी ने, सबको विश्वास था कि अपने एक बेटा जज अपने पिता को माफ कर देगा। सज्जन सिंह जी को भी ये उम्मीद थी कि पुत्र अपने पिता के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा, उन्हें क्षमा कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और शिव शक्ति राय जी ने बहुत, भले ही उनके स्वरों में नरमी थी, आर्द्रता थी, लेकिन बहुत दृढ़ स्वरों में उन्होंने फैसला सुनाया और अपने पिता को दोषी घोषित करते हुए उनके लिए समुचित कारावास की घोषणा की। फैसला सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद लोग वाह वाह भी करने लगे, कुछ लोग दुखी भी हुए। फैसला सुनकर श्रीनिवास जी राय ने हाथ जोड़कर कोर्ट की तरफ प्रणाम किया। शिव शक्ति राय जी जज साहब अपने कुर्सी से उतरे, आके अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कुछ नहीं बोले। धार धार उनके आंसू बह जा रहे थे। पिताजी ने पुत्र को गले से लगा लिया। इसे कहते हैं न्याय, इसे कहते हैं कानून का शासन। जब एक पुत्र अपने पिता के विरुद्ध फैसला देने की हिम्मत कर लेगा, और जब एक पिता अपने पुत्र द्वारा सुनाए गए अपने विरुद्ध कारावास की सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा, तब इस देश में हरदा फिर नहीं दोहराया जाएगा। फिर इस देश में कोई दुर्घटनाएं घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अंततः हमारे चुनाव और महंगे होते जाएंगे। हमारे नेताओं को और ज़्यादा चंदे की आवश्यकता पड़ेगी, और चंदे की आवश्यकता की पूर्ति मरने वाले आप हम जैसे लोग नहीं करेंगे, लाभार्थी लोग नहीं करेंगे। 5 किलो राशन पे पलने वाले लोग और एक अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले लोग चंदा नहीं देंगे। वो केवल एक वोट दे के रह जाते हैं, और वोट तो आप जानते हैं, लोगों को लाभार्थी बनाकर वोट खरीदे जा सकते हैं। इसलिए ये नेताओं का, उद्योगपतियों का और अफसरों का गठजोड़ बराबर न केवल बना रहेगा, बल्कि और दिनों दिन मजबूत होता जाएगा। ऐसे हादसे होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, और हम इसी तरह से स्यापा करते रहेंगे। लेकिन सब 2 दिन बात करके फिर वापस भूल जाएंगे, क्योंकि हम सब ऐसे उलझा दिए गए हैं कि हमें अपनी अपनी रोजी रोटी की चिंता सबसे पहले करनी होती है। हालात ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि जीवित रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान हो जाएगा, और हम अपने आप को जीवित रखने के लिए इसी में जुड़ जाएंगे और सब भूल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की बात आपको निराशावादी लगते हुए भी सच के करीब लगेगी, और आप इसमें इस हालत को बदलने के लिए, किसी और की प्रतीक्षा करने के लिए, बस उसके बजाय हम में से प्रत्येक को खुद को ही आगे बढ़ना होगा। शुरुआत कौन करता है, यही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।